A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 12, unit 2nd, that is current electricity. In last lecture, we discussed about the Ohm's law, resistivity, conductivity, relation उनके बीच में, ये सभी चीज़ें हमने बेटा लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. Today we will discuss about the effect of temperature and combination of resistances और आपका बेसिक्स ऑफ द बैटरी सेल. पॉइंट क्लियर है. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. कंडक्टर पे क्या इफेक्ट होता है और रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का. पॉइंट क्लियर है. और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. सो लेट्स स्टार्ट. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. आपने रेजिस्टेंस निकाला था, आर इज इक्वल टू था आपके पास एम एल ओवर एन ई स्क्वायर ए टाउ. आर रेजिस्टेंस, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और टाउ क्या था एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. ये क्या आपके पास रेजिस्टेंस. अगर रेजिस्टिविटी की हम बात करें सो रो इज इक्वल टू था बेटा आपके पास एम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ. क्लियर है. रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है. लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल. कितने बेटा 4 फैक्टर्स. लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और आपका नेचर ऑफ मटेरियल. बट रेजिस्टिविटी 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, आपका टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल. इंडिपेंडेंट होता है किसके, लेंथ और एरिया की. यही बताया था. ठीक है. हम बात करेंगे किसकी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा किसके ऊपर बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल और रेजिस्टिविटी, क्योंकि दोनों पे इफेक्ट होता है. सो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा. पॉइंट क्लियर है. अब हम पहले बात करेंगे मेटल्स की और उसके बाद हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर या फिर डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोलाइट. पॉइंट क्लियर है. पहले हम किसकी बात करेंगे, मेटल्स की बात करेंगे. तो ध्यान रखना, पहले मेटल्स मतलब कंडक्टर्स की हम बात करें, ये ध्यान रखना. 2 अलग अलग कैटेगरी है, इनको मिक्स मत कर देना. पहले हम कंडक्टर्स, मेटल्स मतलब अलॉयज की बात कर रहे हैं. देखिए बेटा, अगर हम बात करें मेटल्स में, बेसिकली इस आर को हम देखें ना, लेंथ और एरिया तो है ही, उसके अलावा ये आपका एन पे भी डिपेंड कर रहे हैं और आर ऑल्सो डिपेंड ऑन टाउ. ये 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. टेम्परेचर चेंज होने से, टेम्परेचर चेंज होने से ये दोनों फैक्टर चेंज होते हैं बेटा. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. एन भी चेंज होता है और टाउ भी चेंज होता है. क्या चेंज होने से, टेम्परेचर. ठीक है बेटा. लेकिन अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर में एन ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि एन है क्या, याद करो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. सो कंडक्टर में ये फैक्टर ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा होता है. सो जब हम कंडक्टर की बात करते हैं ना, तो ये फैक्टर डोमिनेंट होगा. कौन सा फैक्टर, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम वाला फैक्टर. कौन सा फैक्टर डोमिनेंट होगा, टाउ वाला फैक्टर. मतलब कंडक्टर की बात करते हैं ना, तो आप इस फैक्टर को देखना ही मत. सिर्फ कौन सा फैक्टर देखोगे आप, टाउ वाला देखो. लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की बात करते हैं तो फिर आप इस फैक्टर को नेगलेक्ट कर देना, वहाँ पे एन वाला फैक्टर डोमिनेट होता है. सिचुएशन आई समझ में, बिल्कुल क्लियर है बेटा. 2 सिचुएशन है, ध्यान से देख लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ. एक मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, एक सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, वो एक में ही आ गए. कंडक्टर में बड़ा सिंपल है, टाउ वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा. सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में एन वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा. डोमिनेट का मतलब सबको पता है बेटा, जिसका इफेक्ट ज़्यादा होगा. पॉइंट क्लियर है, बस इतना देखना है.
तो हम पहले बात करें किसकी, कंडक्टर की, तो ये फैक्टर तो हम देखेंगे ही नहीं, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाइए आप, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा, सोचिए, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको एनर्जी मिलेगी, टेम्परेचर बढ़ा ना तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिला बेटा, एनर्जी मिली। कौन सी एनर्जी बेटा, थर्मल एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिला। कौन सी एनर्जी मिला, थर्मल एनर्जी। तो उससे क्या हुआ, उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज हो जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी। तो सोच समझ के बताओ, स्लो मूव करेंगे या फास्ट, स्लो मूव करेंगे या फास्ट, फास्ट मूव करेंगे। तो दो कोलिजन के बीच में टाइम क्या हो गया बेटा, कम। पहले धीरे धीरे कोलाइड कर रहे थे तो टाइम ज़्यादा लग रहा था, अब जल्दी जल्दी कोलाइड कर रहे फास्टली, तो टाउ क्या हो गया, डिक्रीज। पॉइंट क्लियर है। तो क्या बढ़ाया आपने, टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी मिलेगी, किसको एनर्जी मिलेगी बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को। तो उनसे क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो टाउ क्या होगा, डिक्रीज होगा, हाँ या ना। टाउ डिक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। पॉइंट क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, किसका, कंडक्टर्स का। पॉइंट क्लियर है, किसी को डाउट है तो बताइए। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो ये फैक्टर इंक्रीज हुआ है तो ये भी तो इंक्रीज ही हुआ है। तो इसलिए हम बोलते हैं जो कंडक्टर्स है ना बेटा, उनका टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्या, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पॉजिटिव होता है बेटा। कैसा होता है, पॉजिटिव। किसका बेटा, कंडक्टर्स का। इतनी बात आ गई समझ में। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कंडक्टर का, इनका टेम्परेचर कॉफिशिएंट पॉजिटिव होता है। एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया, ठीक है। तो एक केस क्लियर हो गया कंडक्टर। सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं। देखिए सेकंड केस क्या है, फॉर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। देखिए बेटा, अब सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की बात करेंगे तो ये फैक्टर तो हमें देखना ही नहीं, ठीक है। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं बेटा, टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज, ठीक है। इफेक्ट इस पे भी होगा लेकिन इसका इफेक्ट कम होगा, किसका, इसका इफेक्ट कम होगा बेटा, इसका इफेक्ट ज़्यादा। तो इसलिए हमें सिर्फ ये देख लीजिए। सो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी। कौन सी एनर्जी, थर्मल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके एक्साइट हो जाएंगे तो उससे क्या हो जाएंगे, वो फ्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, फ्री। तो कहने का मतलब ये हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने से एन बढ़ेगा, एन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एन इंक्रीज होगा, और एन इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, सोच के देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, किसका, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है ना, वो बेटा नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। कंडक्टर में क्या आया था, याद करो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। क्लियर है पॉइंट। तो मेन कंसेप्ट यही है, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसलिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट पॉजिटिव होता है। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, इसलिए इनका टेम्परेचर कॉफिशिएंट नेगेटिव होता है। पॉइंट क्लियर है बेटा।
कोई दिक्कत? ठीक है। सेम फॉर रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी वही फैक्टर आ रहे हैं बिल्कुल सेम, तो सेम रेजिस्टिविटी के लिए होगा, चाहे कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर, सेम इफेक्ट होगा, उसमें कोई चेंज नहीं। ठीक है बेटा, कर दोगे यहाँ तक? तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, बस इसको आप मैथमेटिकली कन्वर्ट कर देते हैं। लॉजिकली क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है कि कंसेप्ट क्या होता है? सो देखिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को हमें डिफाइन करना है। रिलेशन यूज करना है आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा टी। ठीक है बेटा, ये रिलेशन आपको डायरेक्ट यूज करना है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा टी। अब ध्यान से सुनना, वर्ड्स क्या क्या है इनका मतलब। आर टी का मतलब है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आर नॉट का मतलब है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। टी का मतलब क्या है? राइज इन टेम्परेचर। टी यहाँ पे टाइम नहीं है, टी क्या नहीं बेटा? टाइम नहीं है। टी का मतलब क्या है? राइज इन टेम्परेचर। और अल्फा क्या है बेटा? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इक्वेशन याद रहेगा, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा टी। आर टी का मतलब क्या है बेटा? रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस। आर नॉट का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा का मतलब क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और टी का मतलब क्या है बेटा? राइज इन टेम्परेचर। तो देखो बेटा, अल्फा निकालना है, अल्फा कैसे निकलेगा बताओ? अल्फा निकालना है तो ये पहले इस आर नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो आर टी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा आर नॉट, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे प्लस आर नॉट अल्फा टी। अल्फा निकालना है तो इस आर नॉट को पहले इधर भेजना, तो आर टी माइनस आर नॉट। अब ऊपर क्या बच गया यहाँ पे देखो, आर नॉट इंटू एल, सॉरी अल्फा निकालना है तो टी बच गया। ठीक है, तो आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट इंटू टी, ये लिखा हुआ है नीचे, आप देख लीजिए। तो अल्फा इस तरह से आपका सोल्व हो गया। अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट इंटू टी। आर नॉट का मतलब क्लियर है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आर टी का मतलब है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसी तरह इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, R2 माइनस R1 ओवर R1 इंटू T2 माइनस T1। मतलब एक बड़ी सिंपल सी बात है, आर नॉट की जगह तो R1 रख दिया बेटा, आर टी की जगह बेटा क्या रख दिया? R2। ठीक है, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? T2 माइनस T। तो ये देखो, तो ये भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उस समय आप लिख लीजिए। ठीक है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट था। मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव में पहले ही बताया, अलॉय के लिए अल्फा पॉजिटिव बट स्मॉलर वैल्यू होता दोनों में ही पॉजिटिव है, लेकिन मेटल सॉरी अलॉय में आपका स्मॉल होता है। सेमीकंडक्टर अल्फा क्या होता है? नेगेटिव। पॉइंट क्लियर है? टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, जब भी आपको स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाना हो, यूज़ अलॉय। क्या यूज़ करेंगे? अलॉय यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करते हैं बेटा? स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम अलॉय क्यों यूज़ करते हैं? स्मॉलर इज अल्फा, हायर बी रो। अल्फा क्या होता है उनका? स्मॉल होता है, और रेजिस्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। अल्फा स्मॉल का मतलब क्या फ़ायदा होगा बताओ? अल्फा स्मॉल का मतलब ये है, टेम्परेचर चेंज होने से ना इनके रेजिस्टेंस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता है जब टेम्परेचर चेंज होता है, आपका गर्मियों में टेम्परेचर अलग रहता है, सर्दियों में अलग रहता है। वैसे भी अगर हम देखें तो टेम्परेचर चेंज होता रहता है, तो टेम्परेचर चेंज होने से बेसिकली रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है और रेजिस्टिविटी। तो इसलिए क्या करते हैं हम, जिनका अल्फा स्मॉल होता है ना वो हम यूज़ करें। पॉइंट क्लियर है? और हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। ये कुछ ग्राफ है, आपको आने चाहिए। सेमीकंडक्टर में क्या बताया था? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा, तो कर्ड ग्राफ बना। मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव,
तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्लियर है, दोनों पे सेम इफेक्ट होता है। अलॉय के लिए अल्फा कांस्टेंट है तो आपका ये, वैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। पॉइंट क्लियर है। ग्राफ बहुत बार आते हैं, ये ध्यान रखना, ग्राफ आपको आनी चाहिए। ये सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव है, ये मेटल्स के लिए है और ये अलॉय के लिए है। ग्राफ बेटा पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर, ये तीनों ग्राफ हो गए। उसके बाद तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। अब बात करते हैं कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की। दो कम्बिनेशन बेटा हम पढ़ेंगे, एक सीरीज कम्बिनेशन और एक पैरेलल कम्बिनेशन। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वैसे कुछ नहीं आता इसमें। तो हमने तीन रेजिस्टेंस लिए बेटा, R1 R2 R3, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा बेटा V। बैटरी लगा रखी, डायग्राम में सबको दिखाई दे रहा है। तो बेटा बैटरी से कितना गया करंट I। आपको पता है सीरीज में क्या सेम होगा, करंट, क्योंकि तीनों से क्या सेम जाएगा, करंट। फर्स्ट के क्रॉस पोटेंशियल कितना ले लिया, ड्रॉप V1, सेकंड के क्रॉस ड्रॉप V2 और थर्ड के क्रॉस V3। टोटल पोटेंशियल किस किस का सम है, V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 V2 V3 की वैल्यू रख दो, कहाँ से, ओम्स लॉ से, V इक्वल टू IR होता है। V1 क्या हो जाएगा, IR1, V2 IR2, V3 IR3। सो RS इज इक्वल टू आपका हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने R1 R2 R3 को पैरेलल में कनेक्ट किया, बैटरी लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस हुई। आपको पता है पैरेलल में क्या सेम होता है बेटा, वोल्टेज सेम होता है। करंट टोटल आई गया, तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 I2 और I3। सो टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 I2 I3 की वैल्यू निकालो, वही कहाँ से बेटा, ओम्स लॉ से, मतलब V इज इक्वल टू IR से। V इज इक्वल टू IR है ना बेटा आपके पास, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, V बाई R। I1 क्या हो जाएगा, VR1, I2 VR2, I3 VR3। तो 1/R पे कितना आ जाएगा बेटा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। सीरीज कितना आया था, R1 प्लस R2 प्लस R3। थोड़ा याद कीजिए, पीछे जाइए, कैपेसिटर में उल्टा हुआ था। CP कितना आया था, C1 प्लस C2 प्लस C3, और 1/CS क्या आया था, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस C। तो इन चीज़ों को दोनों को ना आप मिक्स मत कर देना, जो वहाँ सीरीज में होता है वो यहाँ पे क्या होता है बेटा, पैरेलल में होता है। इस चीज़ पे ध्यान देना। बहुत बार जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करने बैठते हैं तो ये कॉमन मिस्टेक होती है आपकी, ये जनरल मिस्टेक करते ही हो आप लोग, तो इस चीज़ पे ध्यान दे लेना। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर्स क्या होते हैं, अपोजिट में होते हैं, तो ध्यान रखना। सीरीज में यहाँ करंट सेम होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होगी। वहाँ पे सीरीज में चार्ज सेम था और पैरेलल में वोल्टेज सेम थी। तो RS कितना है बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो।